आज डे 31 देखते हैं 131 131। चलिए, निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? तो हीरा। निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? तो हीरा। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य मुख्य नुकसानदेह गैस मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली धुआं जो कि सबसे नुकसानदेह होती है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फार्मूला होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? वह है हाइड्रोजन। न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है तो वह है हाइड्रोजन। बारूद एक मिश्रण होता है नाइट्रस सल्फर चारकोल का। बारूद एक मिश्रण होता है नाइट्रस सल्फर चारकोल का। बारूद एक मिश्रण होता है नाइट्रस सल्फर चारकोल का। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंध कैसे बनाता है? तो उसी तल में एक षटकोणीय विन्यास बनाकर ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंध बनाता है। अब हीरा ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या सत्य है वो देख लेते हैं। हीरे की चतुष्फलकीय संरचना होती है, जबकि ग्रेफाइट की षष्ठकोणीय समतल संरचना होती है। हीरा का चतुष्फलकीय, ग्रेफाइट का षष्ठकोणीय। हीरा का चतुष्फलकीय, ग्रेफाइट का षष्ठकोणीय। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि हीरा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट नरम होता है किंतु हीरा कठोर होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो नरम होता है लेकिन हीरा कठोर होता है। अब क्या गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी, हीरा ग्रेफाइट के भौतिक और रासायनिक दोनों गुण भिन्न भिन्न होते हैं। नहीं, हीरा और ग्रेफाइट के दोनों रूप सेम ही होते हैं, क्योंकि वो दोनों कार्बन का बना हुआ था। दोनों कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। एलोट्रॉप यानी कि नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन। नेचुरल फॉर्म को एलोट्रॉप कहते हैं और कार्बन का दोनों एलोट्रॉप है। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन को प्रयोग में लाया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन को प्रयोग में लाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि वह सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि वह सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है। वह सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक तत्व नहीं है? आयोडीन जो है वो एक परमाणुक तत्व नहीं है, लेकिन कॉपर है, सोडियम है, बेरियम है, लेकिन आयोडीन जो है एक परमाणुक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणविक है? तो हीलियम जो है एक परमाणविक है। अब सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो उसमें H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 के कारण ही, दोनों अभिक्रिया के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होता है अग्निशामक में। किसमें? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4, तनु H2SO4 के कारण। ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ग्रेफीन जो होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण के किस कांच का उपयोग होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग होता है? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसके जो आउटर लेयर ऑफ बल्ब का जो आउटर लेयर होता है वो कांच का बना होता है। तो कांच किस चीज का? फ्लिंट ग्लास का बना होता है। फ्लिंट कांच का बना हुआ होता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस नहीं था। हाइड्रोजन जो है उत्कृष्ट गैस नहीं है, जबकि हीलियम, नियोन, आर्गन ये सारा उत्कृष्ट गैस है, लेकिन हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैस नहीं है। अब अधातुओं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि नॉन मेटल जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। परंतु ग्रेफाइट भी तो एक नॉन मेटल है, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि वह भंगुर है। ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? वह भंगुर होता है। बस अभी तो पहले पढ़े हम लोग कि ग्रेफाइट और हीरा जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
है। ग्रेफाइट जो होता है वो नरम होता है और ग्रेफाइट नरम होता है और हीरा कठोर होता है। हार्डेस्ट पूछे तो हमारा हो जाएगा डायमंड हो जाएगा। तो क्यों होता है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है? क्योंकि वह भंगुर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? तो ऑक्सीजन जो है वो दूसरे स्थान पर आती है। पृथ्वी के वायुमंडल प्रचुरता के संबंध में कौन आती है? तो ऑक्सीजन गैस दूसरे स्थान पर आती है। कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? तो ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन जो है वो दूसरे स्थान पर आती है प्रचुरता के मामले में। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज एसिड है? तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा खनिज अम्ल है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ग्लास पर किसी चीज़ को लिखने के लिए या फिर ग्लास पर स्क्रेच लाने के लिए हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है HCl जो कि हमारे पेट में हमारा बनकर हमारे खानों को पचाने का काम करता है। वो HCl और ये HCl वो जो HCl है वो हमारा वो बॉडी के लिए लाभदायक होता है। वो आउटर बॉडी के अंदर जो हमारा पेट रहता है उस पेट के अंदर हमारा लेयर बनाता है और उससे खाने पचाने का काम करता है। और ये HCl हमारा जो है वो खनिज अम्ल है। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? पैन। धुओं में आँखों को प्रभावित करने वाला पैन। धुओं में क्या ऐसा चीज़ होती है जो आँखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो पैन होता है। सुपर कूल्ड लिक्विड कांच है। सुपर कूल्ड कांच जो होता है वह सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। उसको बहुत ज़्यादा किसी लिक्विड को बहुत मतलब कूल करके ही बनाया जाता है, उस कांच को बनाया जाता है। तो अति शीतत द्रव्य कांच होता है। अब देखिए स्फटिक को इंग्लिश में क्वार्ट्ज बोलते हैं, जिसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है क्वार्ट्ज या स्फटिक का होता है SiO2। तो इसका सिलिकॉन तो नाम ही है सिलिका। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सिलिका हो गया। हमारा क्वार्ट्ज में स्फटिक में सिलिका निम्नलिखित में से किस तत्व का पता लैसाने परीक्षण द्वारा नहीं लगाया जा सकता है? फ्लोरीन। लैसाने परीक्षण द्वारा नहीं लगाया जा सकता। किस तत्व का पता लैसाने परीक्षण एक परीक्षण है लैसाने, जिसके द्वारा तत्वों का पता लगाया जाता है, जिसमें कि आयोडीन का पता लगाया जा सकता है, क्लोरीन का पता लगाया जा सकता है, सल्फर का पता लगाया जा सकता है, लेकिन फ्लोरीन का पता लैसाने परीक्षण द्वारा नहीं लगाया जा सकता। फ्लोरीन का पता लैसाने परीक्षण द्वारा तत्वों का पता नहीं लगाया जा सकता है। सूर्य में पाए जाने वाली मुख्य गैसें कौन है? सूर्य में पाई जाने वाली मुख्य गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में पाई जाने वाली मुख्य गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, न कि कार्बोनिक के रूप में? तो साइनाइड्स को कैसे प्रयुक्त किया जाता है? तो अल्प कार्बन युक्त यौगिक के रूप में। अल्प मतलब कि मिनिमम कार्बन उसमें होता है, उसमें कार्बन तो होता है लेकिन मिनिमम मात्रा में होता है, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, न कि कार्बनिक के रूप में भी किया जाता है। तो वो है साइनाइड से। देखिए न्यूक्लिक एसिड में कार्बन अच्छी मात्रा में होती है, प्रोपेन भी होती है, मीथेन में भी होती है। प्रोपेन और मीथेन तो वो फार्मूला में ही होगा CH4 CH3 वगैरह, लेकिन न्यूक्लिक एसिड में भी कार्बन होती है, लेकिन साइनाइड को अल्प कार्बन युक्त यौगिक में आता है साइनाइड। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मीथेन CH4 उत्तरदायी है। जल व वाटर गैस में क्या क्या होता है? तो H2 और जल वाष्प में होता है। जल वाष्प वाटर गैस निकलता है जब हमारा जब ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ से उसके क्रेटर से वाटर गैस का उत्पन्न होता है। क्रेटर से उसका जो मुंह होता है, उसको गोल मुंह होता है, उस मुंह को क्रेटर बोलते हैं, और क्रेटर से ही वाटर गैस निकलता है। वाटर गैस का फार्मूला H2 और CO फार्मूला होता है। और मीथेन CH4 में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 होता है। तीनों क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। निम्न में से कौन हरित गृह गैस है? हरित गृह गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, तीनों के तीनों ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में आता है सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर तीनों में से ऑप्शन मार्क देने के लिए बोल दे तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होगा। इसका फार्मूला होता है SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, और तीनों के तीनों ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होता है। तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है वो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों मतलब फर्टिलाइजर में सर्वाधिक होता है तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। उर्वरक फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा उपयोग
उपयोग में लाने जाने वाला तत्व का नाम क्या है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। निम्नलिखित में से किन दो अभिकारकों को मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी? मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न। हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न कैसे उत्पन्न पड़ेगा? तो क्या रहेगा? तो मैग्नीशियम और HCl, Mg और HCl का जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग हाइड्रोजन गैस का उत्पत्ति होगी। मैग्नीशियम और HCl का कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगी। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? प्रदूषण युक्त वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? स्वच्छ किया जाता है तो ऑक्सीजन के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। प्रदूषित युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो ऑक्सीजन के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। अब भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। हम भाप अंगार गैस को ही हम लोग कहते हैं वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, भाप अंगार गैस को ही वाटर गैस कहते हैं। और ये दोनों के दोनों निकलता है मतलब ज्वालामुखी के क्रेटर से निकलता है। और इसमें क्या होता है? तो मुख्य रूप से इसमें भाप अंगार गैस और वाटर गैस में क्या होता है? CO+H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में क्या होता है? तो N2O भी हमारा ग्रीन हाउस गैस में आता है, CH4 भी आता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आता है, CFC भी आता है। CFC भी हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट में आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे ज़्यादा माने तो हमारा होता है हमारा CO2 के कारण और SO2 के कारण। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? हीलियम जो है उत्कृष्ट गैस उदाहरण है। जो हमारा प्रेडिक्टेबल का हमारा कौन सा? तो ग्रुप 18 हमारा सारे उत्कृष्ट गैस आते। तो हमारा हीलियम, नियोन, आर्गन ये सारे के सारे कैसे गैस उत्कृष्ट गैस में आते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन ये सारे उत्कृष्ट गैस नहीं है, लेकिन हीलियम उत्कृष्ट गैस के रूप में आता है। अब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वही HF हम लोग ऊपर में बात किए थे, जैसे HF से फार्मूला HF से दिया जाता है और HF का होता मतलब कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग कांच पर लिखने के लिए या फिर कांच पर स्केच चलाने के लिए किया जाता है। कांच का निक्षारण अम्ल लेखन में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। HF का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप का उदाहरण नहीं है? स्टील जो है वो अपरूप का उदाहरण नहीं है। हीरा है अपरूप का उदाहरण, ग्रेफाइट है, ओजोन है, ये सारे के सारा अपरूप का उदाहरण है। हीरा कार्बन का है, ग्रेफाइट कार्बन का है, ओजोन ऑक्सीजन का है। ओजोन का O3 फार्मूला होता है, लेकिन स्टील जो है वो अपरूप का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो क्रिप्टन एक अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन है, सेलेनियम है, जर्मेनियम है, अर्धचालक नहीं। सेमीकंडक्टर लेकिन क्रिप्टन एक सेमीकंडक्टर का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो कार्बन जो है वो अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस मतलब इनएक्टिव गैस, यानी कि वही बात कहते हैं उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस है। तो ये हमारा हो गया पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 18 वो अक्रिय गैस में आता है। रेडॉन, आर्गन, नियोन ये सारे अक्रिय गैस होते हैं, लेकिन कार्बन अक्रिय गैस नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? फ्लोरीन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। लिथियम नहीं है, सोडियम नहीं है, मैग्नीशियम, लेकिन विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। अब निम्नलिखित में से कौन सा गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है, एसिडिक सॉल्यूशन बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O मिलकर दोनों एसिडिक सॉल्यूशन बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर एसिडिक सॉल्यूशन बनाती है। अब कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बनिक रसायन देखते हैं। चलिए, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रासायनिक ने दिया था? जीवन शक्ति का सिद्धांत हमारा बर्जेलिस ने दिया था। जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जेलिस ने दिया था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयुजकताएं एक समचतुष्फलकीय के चारों किनारों की ओर दृष्टि होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो लिबेल और वांट हफ ने क्या कहा था? तो कार्बन के चारों ओर हमारा
कार्बन के चारों ओर देखिए, जैसे सी रहेगा इधर 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 इधर, ये रहेगा चारों ओर हाइड्रो हमारा किसी अन्य तत्व से भी ये विद्यमान रहेगा। इसको हम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? तो ये दिया था हम लोगों को लिबेल और वान टॉफ ने दिया था। लिबेल और वान टॉफ ने दिया था हमारा। फिर से देख लेते हैं एक बार। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयुक्ताओं और समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? लिबेल और वान टॉफ ने दिया था। प्रकृति में सबसे अधिक ही मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। प्रकृति में सबसे नेचुरल फॉर्म में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज सबसे अधिक मात्रा में होता है, जिसमें कि कार्बन की मात्रा होती है। सेलुलोज अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक एसिड है सेलुलोज। अब निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन जो है सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, कार्बन मिलता है सभी कार्बनिक यौगिकों में। क्या कौन सा तत्व मिलता है? कार्बन मिलता है। कैम्फर किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, यानी कि ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा कैम्फर को शुद्ध किया जाता है। कैम्फर कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा। सब्लिमेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट सॉलिड जो है गैस बदल जाता है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो उसमें कैम्फर उसका उदाहरण है। अब देखिए एनिलीन क्या है? एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो भाप श्रवण के द्वारा। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो भाप श्रवण के द्वारा। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो भाप श्रवण के द्वारा। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए भाप श्रवण के द्वारा, वेपोराइजेशन जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। और कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम क्या है? CH3OH को मेथनॉल कहते हैं। OH जो होता है वो हमारा अल्कोहल ग्रुप का होता है, जिसके एक पार्ट है मेथनॉल, तो वही मेथनॉल में CH3OH मेथनॉल। अब इथिलीन का IUPAC नेम इथिलीन का IUPAC नेम इथीन। एसिटिलीन का IUPAC नेम इथाइन। एसिटिलीन का इथीन और इथाइन। इथिलीन का इथीन और एसिटिलीन का इथाइन। IUPAC प्रणाली का अनुसार C2H5OH का नाम क्या है? इथेनॉल नाम है। C2H5OH अल्कोहल ग्रुप का है। तो देखिए C2 हो गया, C2 यानी कि इथेनॉल हो गया, इथेनॉल से C2H5OH का इथेनॉल। अब क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का ट्राइक्लोरोमीथेन। अब चार देखिए हमारा क्लोरल का IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोइथेनॉल। क्लोरल का IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोइथेनॉल। थैंक यू।